हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। मैंने क्या कहते हैं कि एक प्लेलिस्ट बना दी है क्लास 11 मैक्रो इकोनॉमिक्स के नेम से। तो अगर आपको उस लेक्चर कोई भी लेक्चर ढूंढने में कोई प्रॉब्लम होती है तो उस आप प्लेलिस्ट में जाइए, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 नेम से जो बनी हुई है, और उसमें आप सर्च कर सकते हैं। उसमें आप देख सकते हैं, उसमें मैंने टॉपिक वाइज टॉपिक, लाइन बाय लाइन सारे मैंने अपलोड एडजस्ट कर दिए हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है लेक्चर के रिगार्डिंग, कोई डाउट है, तो मेरा नंबर है 8881988317, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। उसमें आप अपनी क्वेरीज भेज दीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपको टाइम से रिप्लाई कर दूं, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, सिग्निफिकेंस ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट। इससे पहले हम लोगों ने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ा था ऊपर, ठीक है। अब वो पिछले लेक्चर में आप देख लीजिए। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट। सिग्निफिकेंस ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट मतलब यहाँ क्या होता है, सिग्निफिकेंस मतलब होता है इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस किसका? नेट इन्वेस्टमेंट का। मतलब नेट इन्वेस्टमेंट मतलब नेट कैपिटल फॉर्मेशन, और नेट इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है? नेट एडिशन, नेट एडिशन इन कैपिटल स्टॉक, नेट एडिशन इन कैपिटल स्टॉक, ठीक है। अब देखिए लिखा है कि अगर मैं नेट इन्वेस्टमेंट करता हूं, अगर इंपॉर्टेंस नेट इन्वेस्टमेंट का क्या है, इस हमारी स्टॉक ऑफ कैपिटल बढ़ जाता है इससे इकोनॉमी में। अगर हमारा स्टॉक ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगा, मतलब मशीनों का स्टॉक बढ़ जाएगा, तो अब एक जो लेबर है उसके लिए मशीन्स क्या हो जाएंगी? अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल पर यूनिट ऑफ लेबर। एक लेबर के लिए जो मशीनें क्या हो जाएंगी? ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल हो जाएंगी। एक लेबर एक मशीन में काम कर सकता है। मान लीजिए आपके यहाँ 3 लेबर थे, ठीक है, और एक मशीन थी। अब आप क्या कहते हैं, 2 और मशीन ले आए, मतलब 3 मशीनें ले आए, तो एक लेबर सब में काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल की वजह से क्या होता है हमारा, क्या कहते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ, अगर हमारी कैपिटल इंक्रीज होती है तो पर यूनिट ऑफ लेबर अच्छे से काम कर सकता है, और जिससे हमारी लेबर की एफिशिएंसी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अब उसको एक, जैसे मान लीजिए पहले 10 लोग एक मशीन में लगते थे, अब मैं 2 मशीनें ले आया तो अब 5 ही लोग एक मशीन में लगते हैं। तो क्या हो रहा है? इससे अच्छे से काम हो रहा है, जो हमारे लेबर की एफिशिएंसी बढ़ रही है, तो लेबर अपना बेस्ट देगा, ठीक है ना। तो जब ज्यादा लोग होते हैं तो बेस्ट नहीं दे पाते, क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर हमें करना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है दूसरा पॉइंट, इट हेल्प जनरेट अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब एक बार बताइए, अगर मशीन्स आएंगी, नेट इन्वेस्टमेंट होगा, तो अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, क्योंकि मशीन में भाई कोई अपने आप तो चलेगी नहीं मशीन, कोई चलाने के लिए तो चाहिए, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लोगों को, कई लोगों को मिलेगा एम्प्लॉयमेंट। और इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि यहाँ लैक ऑफ कैपिटल इंडस्ट्रीज नहीं है, पैसे की बहुत कमी है, वो कंपनीज नहीं है जो मशीन प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है ना। तो नेट इन्वेस्टमेंट की वजह से हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है, जिसकी वजह से जीडीपी ग्रोथ एक्सेलरेट होती है, जीडीपी ग्रोथ भी बढ़ती है, एक मूवमेंट में आती है। तो टोटली हम ये बोल सकते हैं कि नेट इन्वेस्टमेंट की वजह से प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है, जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज एम्प्लॉयमेंट की बढ़ती है, जिसकी वजह से हमारा लेबर की एफिशिएंसी बढ़ती है, और जिसकी वजह से हमारा जीडीपी ग्रोथ होता है। लेबर की एफिशिएंसी मैंने बताया कि अगर आप एक मशीन थी आपकी कंपनी में, उसमें 10 लोग काम कर रहे थे, अब आप 2 मशीन ले आए, अब उसमें 5-5 लोग बढ़ जाएंगे, तो 2 मशीन में 5-5 लोग काम कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा? इससे हमारी लेबर की एफिशिएंसी बढ़ेगी, कि जो 5 लोग हैं अब एक मशीन में काम करेंगे, उसमें अच्छे से काम करेंगे। पहले 10 लोग काम कर रहे थे एक ही मशीन में, तो आधे लड़ने लगते थे, आधे कुछ और कर रहे हैं, तो डिवीजन ऑफ लेबर करने से हमारा लेबर की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ठीक है। ये क्या लिखा है, डिड यू नो इट, ओनली नेट इन्वेस्टमेंट लीड टू एडिशन ऑफ स्टॉक ऑफ कैपिटल, डेप्रिसिएशन अ पार्ट ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ओनली रिप्लेस द वर्न आउट फिक्स्ड एसेट्स। वही बात है कि देखिए नेट इन्वेस्टमेंट में हम किसकी बात करते हैं? नेट इन्वेस्टमेंट में हम हमेशा नेट एडिशन की बात करते हैं। जो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट है उसमें हम नेट एडिशन की बात करते हैं, और जो हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है उसमें हम डेप्रिसिएशन की भी बात करते हैं। तो ज़्यादा सुटेबल हमारा क्या है? ज़्यादा सुटेबल हमारा नेट इन्वेस्टमेंट होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, आगे बढ़ते हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट के बीच का डिफरेंस देखिए क्या लिखा है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इट इंक्लूड एक्सपेंडिचर, इसमें वो एक खर्चा इंक्लूड करा जाता है जो बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ न्यू एसेट्स एज वेल एज एक्सपेंडिचर ऑन द रिप्लेसमेंट एग्जिस्टिंग स्टॉक। मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में वो खर्चा आता है जो नई मशीनों को खरीदने में करा जाता है और पुरानी मशीन को रिप्लेसमेंट के लिए करा जाता है। मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट 2 बातें आती हैं, जो हमारा नेट एडिशन करना है, नई मशीन लानी है, और प्लस हमारा रिप्लेसमेंट करना है, पुरानी मशीन की जगह नई लानी है, ठीक है ना। और नेट इन्वेस्टमेंट में किसकी बात होती है? नेट इन्वेस्टमेंट इट इंक्लूड एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ न्यू एसेट्स। यहाँ सिर्फ न्यू एसेट्स को खरीदने की बात होती है,
नेट इन्वेस्टमेंट में नए एसेट्स को खरीदने की बात होती है, रिप्लेसमेंट की बात नहीं होती है। मैंने आपको बता चुका हूं मैं कि नेट इन्वेस्टमेंट में सिर्फ किसकी बात होती है, नेट इन्वेस्टमेंट में हमारा सिर्फ परचेज ऑफ न्यू एसेट्स की बात होती है। मोर स्पेसिफिकली इफ इट डज नॉट इंक्लूड, और इसमें रिप्लेसमेंट की बात नहीं होती है। इट इंक्लूड रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में हम डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करते हैं, मतलब रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड करते हैं, और नेट इन्वेस्टमेंट में रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखिए, इट डज नॉट शो नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हमारा नेट एडिशन टू एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, मतलब कितना एडिशन हुआ वो सब नहीं दिखाता है, और नेट इन्वेस्टमेंट हमारा दिखाता है कि एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक में मतलब जितनी हमारे पास मशीनें थी उसमें कितना एडिशन हुआ है। ठीक है, लिखा क्या है कि बोथ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एज वेल एज नेट इन्वेस्टमेंट इंक्लूड, दोनों में फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट दोनों में आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, हाउ डज हायर रेट ऑफ नेट कैपिटल फॉर्मेशन लीड टू हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी ऑफ लेबर। बोल रहा है कि अगर, एक मिनट, बोल रहा है कि अगर क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ हायर नेट कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब हायर नेट कैपिटल फॉर्मेशन मतलब समझ रहे हैं, हायर नेट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि नेट कैपिटल फॉर्मेशन मतलब क्या होता है, नेट मतलब हो गया नेट, और कैपिटल फॉर्मेशन मतलब हो गया इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो नेट कैपिटल फॉर्मेशन की वजह से कैसे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और जिससे हमारी एफिशिएंसी ऑफ लेबर बढ़ती है। अब एक बात सिंपल सी बताइए, हाई रेट ऑफ नेट कैपिटल फॉर्मेशन की वजह से क्या मतलब, हाई रेट अगर नेट कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है मतलब नेट इन्वेस्टमेंट अगर हमारे यहाँ ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन्स हैं, मशीनें ज़्यादा आ रही हैं हमारे पास। अगर हम किसी भी कंट्री में नेट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब क्या है, मशीन्स वहाँ ज़्यादा आ रही हैं, मशीन्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करा जा रहा है, मशीन नई नई परचेस करके ज़्यादा लाई जा रही है, और मशीन जब ज़्यादा आएगी तो हर लेबर के लिए अलग अलग मशीन, हर लेबर के लिए क्या कहते हैं कि वो सेपरेट एक मशीन में काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है। जब वो सेपरेट एक मशीन में काम करेगा तो उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, जब उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी तो इसी वजह से हमारा क्या कहते हैं कि वो हायर ग्रोथ करेगा। तो यही सब होता है यूएसए वगैरह में, यूएसए वगैरह का जो लेबर है वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है, और इंडिया जैसी कंट्रीज से इंडिया का जो लेबर है वो कम एफिशिएंट है। क्यों कम एफिशिएंट है, क्योंकि जो यूएसए का लेबर है वहाँ उसके क्या कहते हैं ट्रेनिंग पर्पस के लिए उसको वो क्या कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मशीन में इन्वॉल्व करा जाता है, मशीन से के थ्रू उसको गुड्स वगैरह बनवाए जाते हैं, ताकि क्या कहते हैं कि वो सीखे कैसे एफिशिएंट, कैसे क्या कहते हैं कैसे प्रोडक्शन करना है। बट यहाँ क्या, यहाँ कैपिटल की कमी, यहाँ पैसे की कमी है, जिसकी वजह से मशीन्स भी नहीं लाई जाती हैं ज़्यादा, और जिसकी वजह से क्या है कि हमारा लेबर भी उतना एफिशिएंट नहीं हो पाता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम होता है कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और तीसरा नाम होता है करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है, अब देखिए, वाइल फिक्स एसेट्स, अगर हम फिक्स एसेट्स कोई परचेज करते हैं, फिक्स एसेट्स मतलब होता है जो एसेट्स महंगे हैं, काफ़ी कॉस्टली और जो काफ़ी समय तक चल सकते हैं, तो जब हम कोई फिक्स एसेट्स खरीद के लाते हैं तो उसमें नॉर्मल वियर एंड टीयर, थोड़ा बहुत तोड़ फोड़ लगा रहता है, एक्सीडेंटल डैमेज चलता है। एक्सीडेंटल डैमेज मतलब समझ रहे हैं, जैसे कुछ मशीन चल रही है उसका कुछ हैंडल टूट के गिर पड़ा तो एक्सीडेंटल डैमेज हो गया, दे गो डाउन। अब जब इनमें कोई भी फिक्स एसेट्स जब हम लाते हैं उसमें अगर एक्सीडेंटल डैमेज, नॉर्मल वियर एंड टीयर हो रहा है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, धीरे धीरे क्या होती है, उसकी वैल्यू डाउन होती है, और वो क्या होते हैं, आउटडेटेड होते जाते हैं। जैसे मैं आज बाइक लाया मान लीजिए, अब बाइक में कुछ ना कुछ खराबी आएगी एक साल बाद, फिर उसमें कुछ और खराबी आई तो बाइक मेरी क्या होती जा रही, आउटडेटेड हो जा रही, ऑब्सोलीट होती जा रही। ऑब्सोलीट मतलब क्या होता है, आउटडेटेड। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेशन है। ये सब क्या है, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेशन। मान लीजिए आज आपके पास टच स्क्रीन फोन है, ठीक है, कल को कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, मान लीजिए, चलिए टच स्क्रीन हटाइए, कल को आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थी और आज क्या कहते हैं टच टीवी आ गई है। तो क्या है कि ये सब हमें पता था कि हाँ फ्यूचर में आने से फ्यूचर में हमें क्या कहते हैं ये सब चीज़ें हमारी आउटडेटेड हो जाएंगी। तो जब हमें पता होता है कि ये सब चीज़ें फ्यूचर के टाइम आउटडेटेड होने वाली, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेशन। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेशन मतलब होता है कि हाँ हमें पता है ये एक्सपेक्टेड है, ये आउटडेटेड हो जाएंगी, ये इनकी वैल्यू कम होगी और ये आउटडेटेड हो जाएंगी, इनकी जगह नई चीजें आएंगी। ठीक है ना, तो वही फिक्स एसेट्स के साथ होता है। फिक्स एसेट्स भी क्या होती है, फिक्स एसेट्स की वैल्यू भी कम होती जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन तीन वजह से मेन होता है। डेप्रिसिएशन नॉर्मल वियर एंड टीयर की वजह से होता है, एक्सीडेंटल डैमेज की वजह से होता है, और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेशन। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेशन मतलब होता है कि एक्सपेक्टेड हमें पता है कि आउटडेटेड होने वाला है। जैसे कि आज मान लीजिए कॉपीज में लोग नोट्स बनाते हैं, तो फ्यूचर में ये भी हो सकता है कि टैब में लोग नोट्स बनाए। स्कूल में कोई भी कॉपी नहीं ले जा रहा है, सिर्फ एक टैब ले जा रहे हैं, उसी
में ही नोट्स बना रहे हैं, तो ये एक्सपेक्टेड है, हमें पता है कि हाँ ये जो कॉपी का सिस्टम है ये कुछ साल बाद खत्म हो जाएगा जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी बढ़ रही, तो ये क्या एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेशन है। इन तीनों की वजह से हमारा क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन के 3 रीजंस हैं। डेप्रिसिएशन क्यों होता है, नॉर्मल वियर एंड टियर, एक्सीडेंटल डैमेज एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेशन। और डेप्रिसिएशन का मैंने यहाँ नाम भी बताया, डेप्रिसिएशन ऑल्सो कॉल्ड कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल भी बोलते हैं डेप्रिसिएशन को। ठीक है, अब देखिए एक चीज मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि मान लीजिए कोई आप क्या कहते हैं कि 10 लाख रुपए की मशीनरी लाए, 10 लाख रुपए की अगर मशीनरी लाए हैं आप, 1 10 100 1000 10,000 लाख, एक जीरो और लगा दीजिए। ठीक है, तो 10 लाख रुपए की कोई मशीन लाए हैं और वो 10 साल चलेगी, 10 लाख रुपए की कोई मशीन लाए हैं तो 10 साल चलेगी, तो हर साल उसमें कितनी वैल्यू कम होगी। तो अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, 10 लाख रुपए की, एक मिनट, 10 लाख रुपए की कोई आप मशीन लाए हैं और वो 10 साल चलेगी, तो हर साल वो क्या कहते हैं कितने रुपए उसकी वैल्यू कम होगी। तो कैसे निकालेंगे, 10 लाख अपॉन डिवाइड वो कितने साल एक्सपेक्टेड चलने वाली है, तो डिवाइड कर दीजिए, तो वो उसकी हर साल क्या कहते हैं 1 लाख रुपए वैल्यू कम होगी। ठीक है ना, 1 लाख रुपए वैल्यू क्या होगी, कम होगी। कैसे निकाला, जितने की मशीन थी और जितने साल चलने वाली थी उसको डिवाइड कर दीजिए, आपका पता चल जाएगा कि हर साल उस मशीन में कितनी वैल्यू कम होगी। ठीक है, तो ऐसे ही डेप्रिसिएशन निकाला जाता है। देखिए यहाँ लिखा भी है 10 लाख अपॉन 10। ठीक है, यहाँ जो एग्जाम्पल दिया था। अब एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ मैंने 1 लाख रुपए वैल्यू निकाल ली। अब 1 लाख रुपए जो मैंने वैल्यू निकाल ली वो क्या करते हैं, वो हमारा पता चल गया हमें कि हर साल इतनी वैल्यू मेरी मशीन की कम होगी। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो क्या बनाती हैं, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाती हैं, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाती हैं, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाती हैं। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड एक तरीके का एक क्या है, गुल्लक है। भाई हम लोग गुल्लक क्यों बनाते हैं, ताकि हमें फ्यूचर में कुछ भी पैसे क्या कहते हैं कि अगर नीड पड़े तो हम लोग तुरंत उससे यूज़ कर लें। तो वैसे ही बड़ी बड़ी कंपनीज जो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाती हैं, भाई हमने बताया कि आपको 10 लाख रुपए की आप कोई मशीन लाए और वो 10 साल चलेगी, तो हर साल उसमें 1 लाख रुपए वैल्यू कम होगी। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, इस 1 लाख रुपए जो वैल्यू कम होगी हर साल, तो उस वही पैसा डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड DRF अकाउंट में डालती रहती हैं। ठीक है, मतलब हर साल 1 लाख रुपए वो अपने प्रॉफिट से निकाल के डालते रहेंगे और 10 साल बाद 10 लाख रुपए उनके डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड में हो जाएंगे, तो फिर से उससे वो एक नई मशीन परचेज कर लेंगे। मेरी बात समझे ना भाई, आप कोई 10 लाख रुपए की मशीन लाए और वो 10 साल चलेगी। ठीक है, 10 साल चलेगी। अब मैंने आपको बोला कि 10 लाख रुपए की आप कोई मशीन लाए 10 साल चलेगी, तो उसमें हर साल कितना डेप्रिसिएशन होगा, उसमें हर साल कितने रुपए का डेप्रिसिएशन होगा। आपने बोला 1 लाख रुपए का, कैसे, 10 लाख अपॉन डिवाइड बाय 10 कर दिया, आपका 1 लाख रुपए आ गया। अब बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं उनको पता है कि हर साल 1 लाख रुपए कम होगा हमारा, तो हम क्या करते हैं 1 लाख रुपए अपने प्रॉफिट से निकाल के, अलग से प्रॉफिट से निकाल के डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड में डाल देंगे, फिर 10 साल तक डालते रहेंगे और 10 साल में 10 लाख रुपए हो जाएंगे, फिर से हम लोग यही मशीन फिर से परचेज कर लेंगे। ठीक है ना, तो सिग्निफिकेंस ऑफ डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड मतलब इंपॉर्टेंस क्या, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्यों बनाया जाता है, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड इसलिए बनाया जाता है ताकि हम कुछ समय बाद जो मशीन हमारी बेकार हो जाएगी उसको रिप्लेस कर सकें, उसका रिप्लेसमेंट कर सकें। रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए 10 लाख रुपए जो 1 लाख रुपए हर साल क्यों डाले जा रहे थे रिप्लेसमेंट फंड में, 1 लाख रुपए इसलिए डाले जा रहे थे हर साल डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड में, ताकि हम 10 साल बाद रिप्लेसमेंट कर सकें। जो हम मशीन लाएं उसकी वैल्यू दिन का दिन कम होती जाएगी, तो उसके बाद 10 साल बाद वो तो बिल्कुल बेकार हो जाएगी, तो उसका हम रिप्लेसमेंट कर दें, तभी हम डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड में हम पैसे डाल रहे थे। ठीक है, अब देखिए अगर हमारी कंपनी में डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड नहीं होगा, ठीक है, तो अब एक बात बताइए, अगर आपकी कंपनी में डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड नाम का एक अकाउंट नहीं होगा, इसका मतलब आप क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन जो आप मशीन लाए हैं उसके लिए आप एक बैकअप नहीं रख रहे हैं, उसके लिए आप पैसे का एक बैकअप नहीं रख रहे हैं, तो आप रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर पाएंगे। जब आपके पास पैसा ही नहीं होगा कि क्या कहते हैं नई मशीन को लेने का, या नई मशीन को क्या कहते हैं कि जो डेप्रिशिएट हुई है उसको उसकी जगह कोई और मशीन लाने का, तो आप रिप्लेसमेंट कैसे कर पाएंगे। जब वो मशीन जो पहले वाली मशीन है वो खराब हो जाएगी, तो आप उसकी जगह दूसरी मशीन कैसे ला पाएंगे, उसकी जगह दूसरी मशीन तो तभी ला पाएंगे ना जब आपके पास पैसा होगा, जब आपने डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड मेंटेन करा होगा। ठीक है ना, तो अगर आपने डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड नहीं बनाया है, अगर आपके यहाँ डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड की कमी है, तो आप रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट
भी नहीं कर पाएंगे। जब रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट भी कम होगा, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट अगर कम होगा तो हमारा आउटपुट कम होगा, आउटपुट कम होगा तो इनकम कम होगी, इनकम कम होगी तो एम्प्लॉयमेंट कम होगा, एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो हमारी इकोनॉमी एक स्लो डाउन में चली जाएगी। स्लो डाउन मतलब इनकम कम तो एम्प्लॉयमेंट कम, एम्प्लॉयमेंट कम तो आउटपुट कम हो रहा है, आउटपुट कम है तो डिमांड भी कम हो रही है। तो एक स्लो डाउन में एक ये क्या कहते हैं वीसीएस सर्कल, नेवर एंडिंग सर्कल, ये चलता रहेगा, हर चीज एक दूसरे को डाउन करती रहेगी और हमारी इकोनॉमी एक लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में फंस जाएगी। लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप मतलब होता है जब लो इनकम की वजह से लो डिमांड होती है, लो डिमांड की वजह से फिर लो आउटपुट बनता है, फिर से लो इनकम होती है, तो हमारी इकोनॉमी एक तरीके से बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। एक तरीके से ओवरऑल बोलें तो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड किसी भी कंपनी में बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि तभी तो हम रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट करेंगे। जब पहली वाली मशीन खराब हो जाएगी तभी तो उसकी जगह दूसरी कैसे लाएंगे, जब हमने डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड में पैसा रखा होगा। ठीक है, अब हम समझते हैं एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेशन। एक्सपेक्टेड मतलब जो हमें पता है, जैसे हम आज टच स्क्रीन टीवी चला रहे हैं, फ्यूचर में कोई और टीवी आ जाएगी तो हमें पता है ये चीज क्या कहते हैं ऑब्सोलेट हो जाएगी। ऑब्सोलेट मतलब आउटडेटेड हो जाएगी, ऑब्सोलेशन मतलब होता है आउटडेटेड। ठीक है, तो हमें ये पता है कि ये चीज आउटडेटेड हो जाएगी। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेशन मतलब होता है कि जैसे जो अनएक्सपेक्टेड है, जैसे कि अब मान लीजिए हमारी कंपनी चल रही थी और एकदम से वहां सुनामी आ गई, पूरा माल बह गया और लॉस हो गया मुझे, तो ये अनएक्सपेक्टेड था। सुनामी हमेशा नहीं आती, सुनामी हमेशा नहीं, एक्सपेक्टेड नहीं है। ठीक है ना, तो अनएक्सपेक्टेड क्या है? अनएक्सपेक्टेड क्या है कि जैसे सुनामी आ गई या पूरा लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन हो गया कोरोना वायरस की वजह से, तो क्या हुआ कि पूरा माल हमारा बिक नहीं रहा है, तो ये अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेशन था, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेशन। ठीक है, अब देखिए, ये देखिए क्या लिखा है, लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब देखिए एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेशन क्यों क्यों होता है? एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेशन हमारा चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से होता है, चेंज इन डिमांड की वजह से होता है। मान लीजिए आज हुडी का ज्यादा फैशन चल रहा है, हुडी का अगर ज्यादा आज फैशन चल रहा है तो कल टी शर्ट्स का ज्यादा चलने लगेगा। ठीक है ना, तो चेंज इन डिमांड की वजह से, मतलब चेंज इन डिमांड अगर हो गई, चेंज इन टेक्नोलॉजी हो गई, तो ये हमें पता है कि हाँ जो चीज आज चल रही है ये कल को आउटडेटेड हो जाएगी क्योंकि इसकी जगह नई चीजें आ जाएंगी। ठीक है ना, अब अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेशन क्या होता है? अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेशन अकर ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज। जैसे नेचुरल कैलेमिटीज, हाँ अनएक्सपेक्टेड, हमें पता नहीं था, आउटडेटेड हो गया, मतलब हमें पता ही नहीं था कि ये होना है बट हो गया, अनएक्सपेक्टेड था। ठीक है, अर्थक्वेक जैसे आ गया, फॉल इन मार्केट वैल्यू, एकदम से पूरी मार्केट रिसेशन में चली गई, बिल्कुल डाउन टर्न हो गया। रिसेशन मतलब होता है, देखिए मैं बताता हूँ, ये जैसे एक डायग्राम है, ये होता है बूम, ये होता है रिसेशन, और ये होता है डिप्रेशन, और ये होता है रिकवरी। ठीक है, तो रिसेशन मतलब डाउन टर्न आ गया, बिल्कुल एकदम से लॉस की स्थिति आ गई, जैसे रिसेशन इस टाइम चल रहा था। ठीक है ना, तो रिसेशन इस टाइम चल रहा था, तो रिसेशन अगर मार्केट में आ जाता है तो ये भी हमेशा नहीं आता है रिसेशन, तो ये भी क्या है? अनएक्सपेक्टेड है। ठीक है ना, तो जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से हमारी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू काफी ज्यादा कम हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल लॉस बोलते हैं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं, जब हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं मतलब कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल निकालते हैं, तो हम हमेशा एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेशन को इंक्लूड करते हैं। एक्सपेक्टेड मतलब हाँ जो हमें पता है ये आउटडेटेड हो जाएगा, एक्सपेक्टेड है जो हमें पता है। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेशन को हम काउंट नहीं करते हैं डेप्रिसिएशन निकालते टाइम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेशन को हम हमेशा डेप्रिसिएशन इंक्लूड करते हैं, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेशन को हम डेप्रिसिएशन में इंक्लूड नहीं करते हैं। सो गाइस थैंक यू वेरी मच, और इसका आगे नेक्स्ट लेक्चर में